लॉ ऑफ एस्टॉपल एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है और जैसे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं इक्विटी, जस्टिस, इन सभी का एक पार्ट में से एक पार्ट आता है लॉ ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल की अगर हम बात करें तो एक ये लीगल प्रिंसिपल है जो प्रिवेंट करता है किसी भी व्यक्ति को अपनी किसी भी बात को मना करने से या फिर अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने से, जिससे क्या हो सकता है दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। एस्टॉपल लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसमें एक वर्ड होता है एस्टॉप, यानी कि ESTOUPE, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप या फिर रोकना। तो एस्टॉपल इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस से उठाया गया टर्म है। ये बेसिकली एक लीगल मैक्सिम से निकल के आया है, एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडिएंडिस। इसका मतलब होता है वन हु एलेजेस कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स इज नॉट टू बी हर्ड, यानी कि जो व्यक्ति अपनी बात से मुकर रहा है उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कानून का मूल सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति पहले की बात से इनकार नहीं कर सकता अगर किसी और ने उस पर भरोसा करके कार्रवाई की हो। एस्टॉपल इसीलिए लगता है ताकि जिस व्यक्ति ने भरोसा करके कार्रवाई की है उसको नुकसान से बचाया जा सके, उसके साथ इनजस्टिस ना हो, उसे भी इक्वली तरीके से ट्रीट किया जाए और उसे जस्टिस सर्व की जाए। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेंटर के पास गई, उससे मैंने कहा कि आप मेरा घर पेंट कर दो और जब घर पेंट हो जाएगा तो पैसे मैं आपको दे दूंगी। 1 महीना हो जाता है, मैं पैसे नहीं देती। जब पेंटर मेरे पास आता है तो मैं बोलती हूँ मैं तो इस घर में किराएदार हूँ, पैसा लेना है तो आप इस घर के ओनर से जाके लीजिए, लैंडलॉर्ड से जाके लीजिए। तो इस केस में क्या हुआ, लैंडलॉर्ड ने तो उसे बुलाया नहीं था, तो इसका मतलब है कि उस पेंटर का नुकसान हो जाएगा। तो उस पेंटर को नुकसान से बचाने के लिए हमारी लीगल प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल निकल के आया है कि मैं अब अपनी बात से मुकर नहीं सकती, मैंने ही पेंट करवाया है तो उसकी कॉम्पनसेशन, उसका जितना पैसा जितना नुकसान हुआ है वो मैं ही दूंगी और उसने मेरे भरोसे पर वो पेंट किया है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं एस्टॉपल के अंदर। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन बाय कंडक्ट, दूसरा इंटेंशन और apparent intention to induce a person to believe the fact or act, तीसरा reasonable reliance, चौथा action of exchange in position और पांचवा detriment और छठा no statutory bias preventing estoppel। रिप्रेजेंटेशन बाय कंडक्ट का मतलब हुआ कि व्यक्ति कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है या बिहेव कर रहा है जिससे उसकी एक्ट या बिहेवियर ऐसा नजर आए कि जो वो कह रहा है या करने की कोशिश कर रहा है वो सत्य है। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बिलीव हो कि वट एवर द पर्सन इज डूइंग इज ट्रू। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए के पास एक फार्मलैंड है और बी उस पे जाकर खेती कर रहा है, यहाँ पर ए क्या है, कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करता, तो नजर यही आएगा कि क्या है इसमें, ए क्या है, अपनी कंसेंट दे रहा है। दूसरी चीज आती है इंटेंशन और एपरेंट इंटेंशन टू इंड्यूस पर्सन टू बिलीव द फैक्ट और एक्ट। मतलब इस तरीके से आपकी इंटेंशन यही है कि सामने वाला ये मान जाए कि जो आप कह रहे हैं या कर रहे हैं वो सत्य है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जब ए ने चुप रहा, ए वॉज साइलेंट, तो यहाँ पर उसकी इंटेंशन क्या है कि बी ये बिलीव कर ले कि हाँ उसके पास ये परमिशन है कि वो ए के लैंड पे क्या कर सकता है, खेती कर सकता है। तीसरा पॉइंट आता है रीजनेबल रिलायंस, यानी कि क्या है कि जो बी है उसके पास ये रीजन ऑफ बिलीफ है कि जो ए है उसने उसको परमिशन दी है क्योंकि वो ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा है, which means the other party must have a reasonable belief the representation and rely on it। मतलब जिस तरीके से उसने बिहेव किया उससे उसे विश्वास हो गया कि हाँ जो ये कह रहा है वो सत्य है। इसके बाद आता है एक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन, यानी कि जो पार्टी उस पर रिलाई कर रही है वहां से क्या हुआ है, उसने उस पर एक्ट किया है, जैसे कि वो उसने अपना कुछ पैसा खर्च किया, उसने बीज बोए उसमें जाकर और वहां से क्या है खेती जनरेट हो गई है। फिर आता है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का मतलब है नुकसान होना अनिवार्य है, यानी कि जहां पर बी ने ए को अपने खेत में खेती करने के लिए मना भी नहीं किया और बी की धान जो है अब वो उग के तैयार है, तो जब धान उग गई उसके बाद ए जो है वो ये नहीं मना कर सकता कि ये तो मेरा जमीन थी, तुमने कैसे इस पे खेती कर ली।
तो यहाँ पर अगर वो मना करेगा तो क्या होगा, बी का नुकसान होगा। तो यहीं पे आता है लॉ ऑफ एस्टॉपल, यानी कि उस पे रोक लगाई जाएगी कि जब वो चीज हो रही थी तब तुमने चुप रहे बाय योर कंडक्ट, तुमने कुछ बोला नहीं, साइलेंस भी उसके कंडक्ट का ही पार्ट होता है, यहाँ पर बी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए कोर्ट इस पे क्या लगा देगा, लॉ ऑफ एस्टॉपल। यानी कि अब ए अपनी बात से मुकर नहीं सकता कि ये तो मेरा खेत था, इसमें बी ने खेती कर ली, तो जिस दिन उसको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसी दिन मना करना है। अब इसका सबसे लास्ट पॉइंट है नो सिक्यूटरी बायस प्रिवेंटिंग एस्टॉपल। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन आई एम टेलिंग इट टू यू कि क्या होता है कि आगे हम एक केस लॉ करने वाले हैं जिसमें ये चीज आपको समझ में आएगी कि एस्टॉपल की लिमिटेशन वहां पर होती है, एस्टॉपल वहां पर लागू नहीं होगा जहां पर कोई ऐसी स्पेसिफिक लॉ या लीगल राइट्स ऑफ पर्सन जो है वो आ जाते हैं, उस केस में लॉ और लीगल राइट्स को वेटेज ज्यादा दी जाती है। टाइप्स ऑफ एस्टॉपल को समझने के लिए ये समझना होगा कि एस्टॉपल निकल के कहां से आया है। तो एस्टॉपल निकल के आया है पिकार्ड्स वर्सेस सीयर्स के केस से 1837 में, जहां पर ये एस्टॉपल का प्रिंसिपल पहली बार निकल के आया इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, और इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टॉपल बताए गए, जैसे कि एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं रेस जुडिकाटा, एस्टॉपल बाय डीड, एस्टॉपल बाय रिप्रेजेंटेशन, प्रोमिसरी एस्टॉपल, और बहुत अलग तरह के एस्टॉपल। सबसे पहला है एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स। ये बेस्ड है रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल पर, मतलब वो चीजें जो ऑलरेडी रिकॉर्ड में हैं, जैसे कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, उन केसेस में वापस से कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। दैट मीन्स द रीलिटिगेशन कैन नॉट बी डन। और ये बार्स जो लगे गए हैं ये बताया गया है सीपीसी के सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 14 में, जिसका सेक्शन 11 बात करता है रेस जुडिकाटा, नो कोर्ट शैल बी एंटाइटल्ड एनी सूट विच लीड्स टू relitigation of matter that has been fully decided by a competent court between the parties or their represented under the same title। आपने अक्सर देखा भी होगा कि एक कोर्ट में केस डिसाइड होने के बाद हमेशा अपील में जाया जाता है, केस वापस से शुरू नहीं होता विद द सेम पार्टीज। तो ये है रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल। इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर और ऐसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 38 जो बात करता है जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट व्हेन रेलेवेंट, इसके अंदर सेक्शन 34 बताता है कि जजमेंट इज रेलेवेंट विच बार्स द सेकेंड सूट। यानी कि यहाँ पर जो सेक्शन 34 है उसमें जो एस्टॉपल लग रहा है वो एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स हुआ। दूसरे टाइप का एस्टॉपल होता है एस्टॉपल बाय डीड, यानी कि जो भी चीज लिखित में है दो पार्टीज के बीच में, उसे अगर एग्जीक्यूट कर दिया गया है, यानी कि इनिशिएशन हो चुकी है आफ्टर दी साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट्स और एनी टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में क्या होगा, उस चीज में भी पार्टी जो है डिनाई नहीं कर सकती जो लिखित में चीजें हैं उनको। सो दिस अकर्स व्हेन द पर्सन इज बाउंड बाय द रिटन डॉक्यूमेंट और डीड they executed. They cannot deny later the facts stated in the deed unless fraud or illegality is involved। इसके बाद हम आ जाते हैं एस्टॉपल बाय कॉन्डक्ट, जो कि गिवन है सेक्शन 121 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। इसमें सिंपल सी चीज दी गई है, इफ योर एक्शंस और साइलेंस मेक समवन बिलीव समथिंग इज ट्रू एंड दे एक्ट ऑन इट, यू कैन नॉट लेटर डिनाई इट इफ इट हार्म्स देम। सिमिलरली इसमें वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे जो अभी तक हमने पढ़े, रिप्रेजेंटेशन बाय कॉन्टैक्ट, इंटेंशन और एपरेंट इंटेंशन टू इंड्यूस समथिंग इज टू बी ट्रू, रीजनेबल रिलायंस, एक्शन और चेंज इन पोजिशन, डेट्रीमेंट। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आता है सेक्शन 121 में, जो कि सिंपल एस्टॉपल की डेफिनेशन बताता है, जिसे हम इंक्लूड करते हैं एस्टॉपल बाय कंडक्ट में। कंडक्ट का सिंपल मतलब होता है किस तरीके के हाव भाव हैं व्यक्ति के। तो वो कैसा हो सकता है, वो चुप रहकर भी हो सकता है, वो उसमें बोल भी सकता है। वो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हम लेकर चलते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, मैं एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर गई हूँ और उस प्रॉपर्टी में वो व्यक्ति कह रहे हैं ये आपकी प्रॉपर्टी है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, तो मैं उसमें चुप रहती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, शाम को मैं आपको टोकन मनी ट्रांसफर कर देता हूँ, तो तब भी मैं चुप रहती हूँ, और उस केस में वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर मनी मेरे में ट्रांसफर कर देता है। तो दिस एक्ट ऑफ साइलेंस भी क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉ ऑफ एस्टॉपल की कैटेगरी में आ जाएगा कि हाँ मैं चुप रही, दैट इज माई फॉल्ट वेयर इट वॉज माई ड्यूटी टू स्पीक।
इस सेक्शन 121 को हम आगे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ केस लॉ, जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एस्टॉपल के बारे में। इसके बाद आता है प्रोमिसरी एस्टॉपल। इसका मतलब क्या है, एक क्लियर प्रॉमिस किया गया है किसी चीज के लेकर, और व्यक्ति क्या है उस प्रॉमिस के ऊपर रिलाई कर जाता है, और उस रिलायंस के ऊपर वो एक एक्ट करता है, कुछ काम कार्य करता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसे नुकसान होने का खतरा है अगर आप मना कर दें तो। So promissory estoppel is when a person makes a promise intending to be relied upon and other party act on their detriment. Detriment का मतलब क्या होता है, हानि करना। इसमें कुछ की इंग्रेडिएंट्स है promissory estoppel में। एक क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए, व्यक्ति आपके प्रॉमिस पे रिलाई करना चाहिए, डेट्रीमेंट ड्यू टू रिलायंस, आपके ऊपर विश्वास करके अगर आप बाद में मुकरे तो उसे नुकसान हो सकता है, इन इक्विटी इफ द प्रॉमिस इज नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति के साथ क्या हो जाएगा, इनजस्टिस होगी अगर आप अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हैं तो। इक्विटेबल एस्टॉपल एक ऐसा एस्टॉपल है जो रोक लगाता है किसी भी व्यक्ति को अपनी कही हुई बात को फ्यूचर में डिनाई करने से। ठीक है, रोक मतलब उसको फ्यूचर में वो क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट या डिनाई नहीं कर सकता। यही इक्विटेबल एस्टॉपल का बेसिक है। लेकिन एज कंपेयर टू प्रोमिसरी एस्टॉपल, इक्विटेबल एस्टॉपल थोड़ा वाइड है, क्योंकि जैसा कोई व्यक्ति कुछ फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या कंडक्ट को एक्ट कर रहा है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। एस्टॉपल बाय एक्वीसेंस ये अकर करता है जब कोई पर्सन इस बात के बारे में बिल्कुल अवेयर है कि उसके क्या राइट्स हैं, उसे सामने वाले को बताने की बजाय वो चुप रह जाता है, तो उस केस में क्या है, एस्टॉपल बाय एक्वीसेंस आता है। मतलब हाँ मतलब कि सिर्फ गर्दन हिला रहा है या चुप रह रहा है, कोई इशारे कर रहा है, तो इस तरीके का वो करता है जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति उस पर विश्वास कर रहा है और फिर कुछ काम कर रहा है। तो अगर आपको पता है कि कुछ हो रहा है और आप विरोध नहीं करते, तो बाद में शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपके अधिकारों की जानकारी थी उस समय पर। जैसे कि अभी मैंने ये खेती वाला केस बताया कि ये जानने के बावजूद कि ये मेरा लैंड है, मैं सामने वाले को मना नहीं कर रही खेती करने से, और धान उगने के बाद मैं उस चीज को टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन, मैं उस व्यक्ति का नुकसान कराने के लिए उसको डिनाई कर रही हूँ कि तुम्हारा तो इस पे कोई हक ही नहीं है। इसके बाद आता है प्रोप्राइटरी एस्टॉपल। ये अप्लाई होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में, जहां पर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वही विश्वास दिला रहे हैं, और उन विश्वास के ऊपर दूसरा व्यक्ति क्या करता है, एक्ट अपॉन करता है, और उससे क्या हो सकता है, अगर वो व्यक्ति मुकरता है तो उसे हानि हो सकती है। ठीक है, जहां किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाता है कि संपत्ति में उसका हित है या होगा, वह उस विश्वास के अनुसार कार्य करता है तथा हानि उठाता है। So that is known as proprietary estoppel. प्रोप्राइटरी एस्टॉपल ज्यादातर फैमिली डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट, इन सब जगह पर जो है अप्लाई होते हैं, जहां प्रॉमिस अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स से क्या हो सकता है, लीड्स टू डेट्रीमेंटल रिलायंस, यानी कि नुकसान होने का खतरा हो सकता है। वैसे ही अब हम आ जाते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अगर अभी भी एस्टॉपल समझ नहीं आया तो इस केस से 100% समझ आ जाएगा। इस केस का नाम है एसबी नूरना वर्सेस प्रेम कुमारी खन्ना, 1980, सुप्रीम कोर्ट 193। इस केस में एसबी नूरा एक लैंडलॉर्ड होते हैं और वो अपने घर में एक किराएदार रखते हैं जिनका नाम होता है जेएल खन्ना। इन किराएदार के साथ वो एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद 3 साल बाद जेएल खन्ना की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उस घर में उनकी विडो रहती है जिनका नाम होता है प्रेम कुमारी खन्ना। प्रेम कुमारी खन्ना उस घर में अगले 5 साल तक और रहती है और किराया लगातार एसबी नूरना को देती है। पति की मृत्यु होने के 5 साल बाद जो लैंडलॉर्ड होता है एसबी नूरना, वो क्या करता है, वो जाकर केस कर देता है ट्रिब्यूनल के पास और कोर्ट में कि इस पर्टिकुलर औरत को मेरे घर से निकाला जाए, क्योंकि मेरा इसके साथ कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं था टेनेंसीज को लेकर। प्रेम कुमारी इसमें आर्ग्यू करती हैं और कहती हैं कि वो पिछले 5 साल से किराया दे रही हैं और वो एक लेजिटिमेट टेनेंट है। तो ये केस जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अब इस केस में हम ये देखेंगे कि क्या इंग्रेडिएंट्स थे हमारे एस्टॉपल के। सबसे पहला, रिप्रेजेंटेशन।
Noorna's act of acceptance of rent for 5 years was a clear representation that Prem Kumari was a tenant. यानी कि 5 साल तक जिस तरीके से वो उससे किराया ले जा रहा था, ये साफ जाहिर करता है कि नूरना ये मानता है कि प्रेम कुमारी उसकी टेनेंट है. तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड. सेकेंड इंग्रेडिएंट इज रिलायंस. प्रेम कुमारी इस बात पर भरोसा कर कोई नया घर नहीं ढूंढती और वो ये मानती है कि हाँ, उन्होंने शायद हमें एक्सेप्टेंस दे दी है और हम इस घर में रह सकते हैं. और इस बात पर भरोसा कर उन्होंने ना तो कोई और जगह ढूंढी अपने रहने के लिए और ना ही कहीं और उन्होंने कोई घर लिया जिसमें वो रह सकें, या फिर उन्होंने शिफ्ट होने का भी नहीं सोचा, क्योंकि जो नूरना है उन्होंने अपनी तरफ से उन्हें कोई निकल जाने के बारे में कहा ही नहीं पिछले 5 सालों से. तीसरा इंग्रेडिएंट है डेट्रीमेंट. यानी कि अगर नूरना इस वक्त अब 5 साल बाद अगर उन्हें टेनेंसी से निकालता है तो इस केस में क्या हो सकता है कि उनको नुकसान होगा. एकदम सडनली वो घर तो नहीं ढूंढ सकते, तो उससे इन्हें क्या हो सकता है, दे विल बी सफरिंग लॉसेस. तो ये प्रूव करना बहुत जरूरी है जब भी एस्टॉपल की लॉ लगवानी है कि जो व्यक्ति है उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है पहले व्यक्ति के कंडक्ट की वजह से जिसपे वो रिलाय करा है. अब फेयरनेस पे आ जाते हैं. अब ये बोलता है कि यहाँ पर ये अनफेयर चीज हो जाएगी अगर क्या किया जाता है, उसको टेनेंसी राइट डिनाई किए जाते हैं क्योंकि वो पिछले 5 साल से भरोसा करके उसी घर में रह रही है. लास्ट इंग्रेडिएंट है अगेंस्ट द स्टैट्यूट. तो यहाँ पर ये स्टैट्यूट के अगेंस्ट भी नहीं है क्योंकि टेनेंसी लॉ ये चीज बोलती है कि जब कोई व्यक्ति वहां पर आपके पास रह रहा है और वो आपको पैसे दे रहा है तो उसके कंडक्ट से, ये आपके कंडक्ट से जब आपने पैसे लिए और उस व्यक्ति ने जब आपको पैसे दिए उस कंडक्ट से ये साफ जाहिर होता है कि वो वो आपका किराएदार है. Tenancy law allowed implied tenancy through conduct, so estoppel could apply. So finally सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इक्विटेबल एस्टॉपल लगाते हुए अंडर सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब 121 है, ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें एस्टॉपल लगाया और ये रूलिंग करी कि नूरना का कंडक्ट ये चीज बताता है कि वो ये चीज मानता था कि जो प्रेम कुमारी हैं वो उनकी किराएदार हैं और इस वजह से प्रेम कुमारी को को वहां से एविक्ट नहीं करना चाहिए. हेंस द प्रेम कुमारी वाज अलाउड टू स्टे एज टेनेंट. अब एक और केस आता है. इस केस के फैक्ट्स मैं बताऊंगी आपको और आपने बीइंग अ जज अब ये बताना है कि इस केस में क्या लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होगा या नहीं. प्रतिमा चौधरी वर्सेस कल्पना मुखर्जी 2014 का ये केस है. प्रतिमा चौधरी ओनर थी एक फ्लैट की कोलकाता कोऑपरेटिव सोसाइटी में. 1992 में उन्होंने एक लेटर लिखा कि जो उनका फ्लैट है वो ट्रांसफर कर दिया जाए कल्पना मुखर्जी को फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि उन्हें हेल्थ इश्यूज थे. तो सोसाइटी ने क्या किया, अप्रूव कर दिया इस ट्रांसफर को और कल्पना वहां पर क्या बन गई, सोसाइटी की मेंबर. अब प्रतिमा, जिनका वो ओरिजिनली फ्लैट था, उन्होंने 1993 में ही मन बना लिया कि वो जो है वो कल्पना को ये फ्लैट नहीं देना चाहती. तो 1995 तक ना वो कल्पना को ना वो सोसाइटी को बताती हैं कि उन्हें अपना फ्लैट वापस चाहिए. 1995 में अचानक से वो अपने फ्लैट को क्लेम बैक करती हैं कि भाई मुझे मेरा फ्लैट वापस दो, मुझे नहीं देना इस व्यक्ति को ये फ्लैट. अब आप मुझे बताइए कि क्या इस केस में लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होगा या नहीं, क्या सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं या नहीं. चलिए देखते हैं. रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो प्रतिमा ने जो लेटर लिखा था वो क्लियर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ हर इंटेंट टू ट्रांसफर द फ्लैट. रिलायंस की अगर हम बात करें तो कल्पना एंड द सोसाइटी रिलाइड ऑन द लेटर्स जो कि एंड कंप्लीटेड द ट्रांसफर्स, मतलब उस लेटर पे उन्होंने भरोसा करके वो ट्रांसफर ही भी कंप्लीट कर दिया. अगर हम डेट्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर नुकसान जो है ना, कल्पना का नुकसान दिखाने के लिए वीक होता है. क्यों होता है वीक? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सोसाइटी की मेंबरशिप के बारे में कि फ्लैट ट्रांसफर करने का मतलब है कि सोसाइटी की मेंबरशिप मिल जाएगी कल्पना को. तो अगर वो फ्लैट वापस से हम ओनर को रिस्टोर कर देते हैं तो क्या जाएगा, क्या नुकसान होगा कल्पना का? सिर्फ उसकी मेंबरशिप. तो यहाँ पर जो नुकसान है वो काफी छोटा है. फेयरनेस के बारे में बात करते हैं. लोअर कोर्ट की माने ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट की, तो वो इस बात पे अग्री करते हैं कि
जो प्रतिमा कह रही है वो एक अनफेयर चीज है, इसीलिए उस पर लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होता है और 3 साल के बाद वो अपना फ्लैट वापस से नहीं ले सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा कि कोर्ट को प्रायोरिटाइज करना होता है लीगल राइट्स ओवर फेयरनेस। यानी कि जहां पर लॉ ऑफ एस्टॉपल और साथ में किसी के लीगल राइट्स खड़े होंगे तो वहां पर लॉ ऑफ एस्टॉपल को प्रेफरेंस ना देते हुए लीगल राइट्स या जो लॉ कहती है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहां पर आता है कि अगेंस्ट द स्टैट्यूट कैसा, द ट्रांसफर डिड नॉट फुली कंप्लाई विद कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर वैलिड ट्रांसफर। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने सिर्फ क्या किया था, पोजेशन ट्रांसफर किया था, ओनरशिप अभी भी प्रतिमा के ही पास थी। तो एज पर लॉ ओनरशिप जो अगर है वो ट्रांसफर नहीं हुई है तो इन दैट केस रियल ओनर विल बी प्रतिमा चौधरी जो उस फ्लैट की रियल ओनर थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस से उनका फ्लैट जो है वो रिस्टोर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द लोअर कोर्ट्स रूलिंग which has applied estoppel and restored the flat to Pratima. It held that transfer was legally incomplete and Pratima's ownership's rights under the law were stronger than Kalpana's estoppel claim. आई होप अब एस्टॉपल क्लियर हो गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा, उस पर विश्वास करा दूसरे व्यक्ति ने, फिर उस पर विश्वास करके कुछ कार्य करा और कार्य करने के बाद अगर पहला व्यक्ति मुकरता है तो उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन पहला व्यक्ति किन कंडीशन में मुकर सकता है, जहां पर उसके लीगल राइट्स जो हैं अप फ्रंट में आते हैं, तो वहां पर लॉ ऑफ एस्टॉपल लागू नहीं होता है। था हमारा सेक्शन 121, सारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 122 पे, एस्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन। सेक्शन क्लियरली ये बात करता है कि जिस वक्त किसी व्यक्ति ने एक अपने लैंडलॉर्ड से, टेनेंट ने क्या किया, किसी चीज को किराए पर लिया, किसी पर्टिकुलर जगह को किराए पे लिया, तो बाद में वो इस चीज को ये कहकर नहीं डिनाई कर सकता कि जो लैंडलॉर्ड है वो तो रियल ओनर ही नहीं था। यहाँ पर एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब उसने ये मान लिया है कि वो व्यक्ति क्या है, उस जगह का असली मालिकाना हक उसी व्यक्ति के पास है। इसलिए कहते हैं वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, यानी कि दे रिमेन एज टेनेंट अंटिल दे आर लीगली टर्मिनेटेड। वो तब तक किराएदार रहेगा जब तक उसे लीगली टर्मिनेट नहीं किया जाता। और ना किराएदार ये कह सकता है कि उसके पास मालिकाना हक नहीं था, ना फिर मालिक ये कह सकता है कि वो मेरा किराएदार नहीं था। ये चीज बोलता है मेरा सेक्शन 122, जो कि एस्टॉपल लगाता है कि जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस करी कि उस वक्त के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये मालिक नहीं था, ये किराएदार नहीं था। और ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है टेनेंट को फ्रॉम सडन इविक्शन इफ द लैंडलॉर्ड्स एक्शन इम्प्लाई अ टेनेंसी। यानी कि अगर उसके एक्शन से ये पता चल रहा है कि वो क्या था, टेनेंट था। और वही केस अभी हम करके हटे हैं, एसवी नूरना वर्सेस प्रेम कुमारी 1980 का ये केस है, जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर 122 जो सेक्शन है ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बेस्ड है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 123, जो बोलता है एस्टॉपल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। एक्सचेंज क्या होता है, ये एक लिखित दस्तावेज है, जैसे कि कोई भी तरह का पर्टिकुलर रिटन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, जो एक व्यक्ति, जिसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉवर बोलेंगे, दूसरे व्यक्ति जिसे हम बोलेंगे ड्रॉई को ट्रांसफर करता है, ठीक है, तीसरे व्यक्ति को देने के लिए, जिसे बोला जाता है पेई, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उस पैसे को दे सके। तो जिस वक्त ड्रॉवर ने ड्रॉई को वो रिटन डॉक्यूमेंट सबमिट किया और ड्रॉई ने उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, उसी वक्त ये चीज मान ली जाएगी कि अब उस पे क्या लग गया है, एस्टॉपल लग गया है। अब वो ये नहीं कह सकता कि ड्रॉई तो असली हकदार ही नहीं था जिसने मुझे ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिया है। जब ड्रॉई बिल को स्वीकार करता है, जैसे कि साइन करता है, वो एक्सेप्टेंस बन जाती है। आमतौर पर एक्सेप्टर ये नहीं कह सकता कि ड्रॉवर के पास बिल बनाने का हक नहीं था। एस्टॉपल इज अप्लाइड सो एज टू सिक्योर द पेई, ठीक है, मतलब तीसरे व्यक्ति का अधिकार बचाने के लिए उस पर एस्टॉपल लागू हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं बेली के ऊपर। बेली बेसिकली वो व्यक्ति है जो किसी और की प्रॉपर्टी को संभालता है, ठीक है, प्रॉपर्टी देने वाले को बेलर कहते हैं। तो अगर जो बेलर है,
ठीक है, उसने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेली को दी है, तो बेली क्या है, इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता कि बेलर जो है उसका ओरिजिनल हक नहीं था। जिस वक्त उसने एक्सेप्टेंस कर ली उसी टाइम मान लिया जाएगा कि दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पे एग्जैक्ट है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता एज पर सेक्शन 123। एस्टॉपल लागू हो जाता है। लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन बताती हैं जिन केसेस में बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली या लाइसेंसी का केस आता है। तो ओवरऑल इसका क्रक्स बस इतना सा है कि जो व्यक्ति किसी और की प्रॉपर्टी को संभालता है वो उसके मालिकाना हक को नकार नहीं सकता। मतलब ये बोल नहीं सकता कि उसके पास मालिकाना हक नहीं था जिससे उसने वो प्रॉपर्टी को लिया है। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो लाइसेंसी का केस हो, चाहे वो बेली का केस हो, उस पर एस्टॉपल लागू हो जाता है। So a person entrusted with someone else's property cannot deny the owner's title to the property. केस ऑफ लाइसेंसी अगर हम देखते हैं तो अ पर्सन परमिटेड टू यूज अनदर्स प्रॉपर्टी, जिस व्यक्ति को परमिशन दी गई है कि वो उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम पे, वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि लाइसेंसर का जो राइट ही नहीं था कि वो उसे परमिशन दे सके, उस पर एस्टॉपल लग जाता है। इसमें केस आता है मुरली वर्सेस अनंत बॉग 1849 का। इस केस में क्या हुआ, बेली जो है वो गुड्स को रिसीव कर लेता है फ्रॉम द बेलर और बाद में क्या कहता है कि जो बेलर है उसके पास तो टाइटल ही नहीं था, ये तो गुड्स चोरी के गुड्स हैं। तो यहां पर कोर्ट ये रूल करता है कि बेली हैज एक्सेप्टेड द गुड्स and was stopped from denying the bailor's title unless they could prove fraud or unlawful acquisition. मतलब बेली सामान लेने के बाद बेलर के हक को नकार नहीं सकता जब तक कि धोखा या गलत तरीका साबित ना हो। इसकी एक्सप्लेनेशन के केस में जो है ना बिल ऑफ एक्सचेंज और इन सब की एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, इसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, ये कह रहा है कि जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, उस केस में तो बाद में ये नहीं कह सकता कि इसका हक नहीं था, ठीक है। हाउएवर एस्टॉपल डज नॉट अप्लाइज वेयर, वहां पर एस्टॉपल नहीं लागू होता जहां पर फ्रॉड हैज कमिटेड, जहां पर फ्रॉड किया गया हो या जाली तरीके से कोई पर्टिकुलर दस्तावेज बनाए गए हैं। अगर आप एक चेक को स्वीकार करते हैं जिसमें रवि का नाम है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जाली है और किसी और ने बनाया है, तो आप कह सकते हैं कि ये रवि का नहीं है। उस केस में एस्टॉपल नहीं लगेगा अगर वो जाली दस्तावेज है, फॉर्ज्ड बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरी एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर बेली बेल्ड गुड्स को बेलर के अलावा किसी और व्यक्ति को देता है तो वह कोर्ट में साबित कर सकता है कि उस दूसरे व्यक्ति का गुड्स पर बेलर से ज्यादा हक था। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक स्टोलन गुड्स हैं, ठीक है, एक बेलर ने एक स्टोलन गुड्स जो है वो बेली को दे दिए। अब यहाँ पर एक्चुअल ओनर आके बताता है कि इन गुड्स के ऊपर तो मेरा हक है, तो यहाँ पर बेली क्या कह सकता है, बेली वो राइट्स बेलर से छीन सकता है, उसे डिनाई कर सकता है कि वो तो बेलर था ही नहीं, और वो क्या है, वो उन ओनर्स को वो गुड्स वापस दे सकता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहती है। आई होप अब लॉ ऑफ एस्टॉपल क्लियर होगा। अगर आपको और भी कोई वीडियोस ऐसे टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि हम सीपीसी पे वीडियोस भी स्टार्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये मैं बोलना हर बार भूल जाती हूँ।